प्यारे बच्चों, मैं इंसान अली सुहागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज आज इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पढ़ाने के पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यह जो समय आपके लिए चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर इस प्रतिस्पर्धा में हम और आप लोग अगर पीछे रह गए तो ये समझिए कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे चले जाएंगे। कारण क्योंकि यह जो समय चल रहा है हमारे और आपके एक प्रतियोगिता का समय है, एक इम्तहान की घड़ी है कि इस समय हम कैसे अपनी शिक्षा को मेंटेन रख लें, कैसे मेंटेन रख पाएँ, सबसे बड़ी चुनौती यही है। तो अगर हम समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, समय के साथ साथ अगर अपने आप को हम ढाल नहीं लेंगे तो ये समझिए, अगर ढाल नहीं पाए तो समझिए हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख ही लीजिए, आज के कुछ सालों पहले राजदूत की गाड़ी, राजदूत कंपनी की गाड़ी जो राजदूत चलती थी, बहुत पॉपुलर था, बहुत प्रसिद्ध था। हर गांव में प्रायः राजदूत की गाड़ियां देखने को मिलती थी। पुराने समयों में प्रायः HMT जो जेटर की गाड़ियां थी बहुत देखने को मिलती थी। तो कल्पना आप करिए कि आज वे गाड़ियां विलुप्त क्यों हो गई। आज राजदूत क्यों नहीं कोई चला रहा है, क्यों नहीं मार्केट में आ रही है, क्यों नहीं कोई ले रहा है। तो आप सोचिए, जब समय बदला, जब नए नए गाड़ियां मार्केट में आने लगी तो राजदूत कंपनी जो है अगर उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को बनाए रखता तो शायद आज हमारे और आपके घरों में भी राजदूत की गाड़ियां होती। विलुप्त क्यों हो गया, समाप्त क्यों हो गया? क्योंकि समय जैसे परिवर्तित हुआ, उस समय के परिवर्तन के साथ साथ राजदूत की गाड़ियां, HMT जेटर की गाड़ियां, ये अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा में ढाल नहीं पाई। कारण यह हुआ कि आज राजदूत का विलोपन हो गया, आज HMT जेटर की गाड़ियों का विलोपन हो गया, विलुप्त हो गई। तो अगर मार्केट में हमें और आपको बने रहना है, अगर समय के साथ साथ हमें और आपको चलना है, तो जैसा समय आ रहा है, जैसा समय कह रहा है, उसी के अनुरूप हम अपने आप को ढालें। अगर ढाल नहीं पाएंगे तो हम और आप विलुप्त हो जाएंगे, कहीं का नहीं रह पाएंगे। तो आज समय की मांग है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाना। आज समय की मांग है कि आप अपने घर पर बैठे बैठे मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, मल्टीमीडिया के माध्यम से आप हमारे लेक्चर को सुनें। किताब अपने पास रखे रहिए, जो लेक्चर चल रहा है, जो वीडियो चल रहा है, आप उस वीडियो को भली भांति ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और जो होमवर्क दिया जा रहा है, जो एक्सरसाइजेज दिए जा रहे हैं, उन्हें तैयार रखें। तो यह समय की मांग है। अगर इस समय में आप अपने आप को इस तरह से नहीं ढाल पाएंगे, इस समय के अनुरूप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि समय कह रहा है ऑनलाइन क्लासेस चलाना, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, समय कह रहा है कि आप ऑनलाइन पढ़ें, तो आप घर से ऑनलाइन पढ़ें। अगर आपने अपने आप को इसमें मेंटेन कर लिया तो आप अपने आप को बनाए रख सकते हैं इस प्रतिस्पर्धा में, अन्यथा दिक्कत होगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग समय के अनुसार चलिए, समय के साथ जैसा कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस देखिए, पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत होती है हमारे सब्जेक्ट से तो आप फ्लुएंटली, अनहेजिटेटिंगली, बेहिचक मेरे पास फ़ोन करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको संतुष्ट करूँ। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 10 पास्ट इंडेफिनिट देखा था। आज आपका इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 11 फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट कहेंगे किसे? फ्यूचर माने होता है भविष्य, इंडेफिनिट माने अनिश्चित, यानी ऐसे वाक्य जिनसे भविष्य काल में
कार्य के अनिश्चितता का बोध होता है तो हम उसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रायः फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों में, हिंदी के वाक्यों में अंत में गा, गे, गी यही शब्द आएंगे। तो ऐसे अगर शब्द आए और अनिश्चितता का बोध हो तो हम उस सेंटेंस को कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रायः ऐसे वाक्य में कहीं, कल, परसों ये सब शब्द आ सकते हैं, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट के द्योतक हैं। ऐसे वाक्यों से कार्य के अपूर्ण होने का बोध होगा, अनिश्चित होने का बोध होगा। ऐसे ही सेंटेंसों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कहते हैं। आइए बनाने के नियम। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है विल अथवा शैल। अब सवाल यह उठता है कि कहाँ हम विल लगाएंगे और कहाँ शैल लगाएंगे। तो आइए मैं बताता हूं। अगर सब्जेक्ट आई और वी यानी हिंदी के वाक्यों में मैं और हम आए तो ऐसे कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया शैल लगाते हैं। और इन दोनों सब्जेक्टों के अलावा अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आए, जैसे ही, सी, इट, दे तथा शेष जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सब में हम सहायक क्रिया लगाएंगे विल। ये तो हुआ साधारण वाक्यों में। लेकिन मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में दबाव डालता है, जैसे एक होता है मैं घर जाऊंगा, दूसरा होता है मैं घर अवश्य जाऊंगा, तो दोनों सेंटेंसों में अंतर है। देखिए, मैं घर जाऊंगा एक वाक्य और दूसरा होगा मैं घर अवश्य जाऊंगा। देखिए दोनों सेंटेंसों में अंतर है। यहाँ अवश्य यानी दबाव डाल रहा है कर्ता पर, तो आपने देखा आई और वी के साथ शैल लगता है, बकिया सभी कर्ताओं के साथ विल। लेकिन जब कहीं वाक्य में, जैसे ये साधारण है तो आई के साथ शैल लगाया, और यहाँ अगर अवश्य आ गया तो यहाँ हो जाएगा विल। यानी जब किसी सेंटेंस में दबाव पड़े कर्ता पर, अवश्य आए, तो आप आई और वी के साथ विल लगाइएगा, बकिया सभी कर्ताओं के साथ शैल लगाइएगा। अब आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर आई और वी के अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो विल लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आई है तो शैल लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम कल लखनऊ जाएंगे। तो नियम के अनुसार आप सब्जेक्ट पहले लगाइए वी, उसके बाद वी के लिए सहायक क्रिया लगती है शैल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना है वर्ब तो वो माने होता है जाना, और यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट यानी कहाँ जा रहा है, लखनऊ। कब, कल यानी टुमारो। We shall go to लखनऊ टुमारो। अब
पॉजिटिव के बाद आता है आपका निगेटिव, पॉजिटिव के बाद आ जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आता है। तो निगेटिव में हम करेंगे क्या, सब्जेक्ट पहले रखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद यहीं हम लिख देंगे नहीं के लिए नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, etc। जैसे कल्पना फूल तोड़ेगी, कल्पना फूल तोड़ेगी तो सबसे पहले सॉरी कल्पना फूल नहीं तोड़ेगी, नेगेटिव है, नहीं तोड़ेगी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा कल्पना, उसके बाद क्योंकि सहायक क्रिया यहाँ लगेगा विल, उसके बाद नहीं के लिए नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस द फ्लावर। तो इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। निगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखिए, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में बताया गया था कि क्वेश्चन वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसा हिंदी में क्वेश्चन वाला वाक्य होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है। तो अगर हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए तो आप सब्जेक्ट के अनुसार पहले सहायक क्रिया विल अथवा शैल लिखिएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या महिमा खाना खाएगी। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य क्या पहले आया है, तो ऐसे में इस सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया पहले रखनी होगी। महिमा सब्जेक्ट है तो महिमा के लिए सहायक क्रिया आपका विल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट विल महिमा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, ईट। अब दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य मैंने बताया था कि अगर हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आए, महिमा खाना कब खाएगी, कब खाएगी। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो आपको करना क्या है, उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको उठा के पहले रख देनी है। वेन माने कब होता है, वेन विल महिमा ईट फूड। तो यह आपका इंट्रोगेटिव हुआ। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव देता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी हो। तो अगर हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है और बीच में कहीं निगेटिव आता है तो आप क्या करेंगे, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल शैल लिखिएगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद तब नॉट लिखिएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क
फॉर एग्जाम्पल, क्या हम कल दिल्ली नहीं जाएंगे? देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या आया और बीच में निगेटिव आया, तो इसके अनुसार बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम इसके अनुसार हम सहायक क्रिया लिखेंगे सैल, उसके बाद सब्जेक्ट बी और उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट दिल्ली टुमारो। शैल वी नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। अब इसी में अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, हम कल दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे, ऐसे आ जाए, हम कल दिल्ली क्यों नहीं जाएंगे, तो उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आप उठा के पहले रख दीजिए। व्हाई शैल वी नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। तो इस तरह से आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को सॉल्व करना है। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों को हल करिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो पुनः आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा कि सर ये टॉपिक, ये उदाहरण, ये चैप्टर समझ में नहीं आया, मैं उसे दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। दोबारा अगर नहीं समझ में आया, तीसरी बार मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैं एक अध्यापक हूं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं उस चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। मुझे ये उम्मीद है कि मैं समझाते समझाते कभी थकूंगा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी मेरे विषय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं भरसक आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो ये टॉपिक आप ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।